हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की किस प्रकार की फंक्शनिंग है और उसमें क्या लूप होल्स हैं उसके बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा। और मास्टर ऑफ द रोस्टर की क्या मिसयूज किया जा रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये पूरे डिस्कशन के जो केंद्र बिंदु में है, जो फॉर्मर सीजेआई है रंजन गोगोई वो है, तो उनके बारे में पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया। उनके साथ जो वर्किंग वुमेन थी उन्होंने आरोप लगाया कि जो सीजेआई है जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने उन्हें वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअली हरास किया है, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया गया। और जब ये आरोप बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो हेयरिंग शुरू कर दी। सुमोटो हेयरिंग में क्या होता है? सुमोटो हेयरिंग में ये होता है कि बिना केस दर्ज किए, यानी जो सेक्सुअली हरास किया था, सेक्सुअली हरास का उस वुमेन ने जाकर के पुलिस में एफआईआर उसकी लॉन्च नहीं की, यानी केस को दर्ज नहीं करवाया, उसकी रिपोर्ट नहीं करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप संज्ञान में उस केस को लिया और उसकी हेयरिंग शुरू कर दी। उसको आप बोलोगे सुमोटो हेयरिंग। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दी और इसकी अध्यक्षता करी खुद सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने। यानी रंजन गोगोई के ऊपर ही आरोप लगा था कि उन्होंने वर्किंग वुमेन के साथ एक तरीके से सेक्सुअली हरास किया है उन्हें, और उनके ऊपर आरोप लगा और उन्होंने ही अब इसकी अध्यक्षता शुरू कर दी। अब वही इसकी सुनवाई करेंगे। तो एक तरीके से नेचर ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। नेचर ऑफ जस्टिस क्या बोलता है? नेचर ऑफ जस्टिस बोलता है भाई किसी पर्सन के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज किया गया है तो वो अब उसकी वो खुद सुनवाई नहीं कर सकता। अब उसकी वह सुनवाई, अगर चूंकि उसकी वह सुनवाई करेगा तो कैसे वो निष्पक्ष होकर डिसीजन देगा, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, चाहे वो पर्सन सीजेआई क्यों ही ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ही ना हो, वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। अब इसकी सुनवाई करते हुए उन्होंने बोला कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने वुमेन का सेक्सुअली हरास किया, ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। ये एक तरीके से जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है, उससे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है और एक तरीके से बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, उन्होंने बोला अपने के खिलाफ। अब उन्होंने दो ऑर्डर पास किया, दो आदेश पास किए। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, इन हाउस कमेटी का गठन। इन हाउस कमेटी का काम क्या था? उसका काम यह करना था, इन्वेस्टिगेट करना था कि उस वुमेन के साथ सेक्सुअली हरास हुआ है कि नहीं हुआ है, वर्किंग प्लेस पर उस वुमेन को सेक्सुअली हरास किया गया कि नहीं किया गया, यानी जो जस्टिस रंजन गोगोई है वो इनोसेंट है कि कल्प्रिट है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना था। और एक और कमेटी का गठन किया गया जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में। जस्टिस पटनायक का इसमें क्या था? इसमें इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना था कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसी है उसे तो कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार का आरोप सीजेआई ने लगाया था। तो इसके लिए एक और कमेटी का गठन किया, ये दोनों कमेटी का गठन किया गया। अब जो पहली कमेटी थी, जो इन हाउस कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उस रिपोर्ट में ये चीज आया कि भाई किसी प्रकार का रंजन गोगोई ने उस वुमेन के साथ सेक्सुअली हरास नहीं किया है, यानी जो रंजन गोगोई है, सीजेआई है, वो इनोसेंट है। और दूसरी रिपोर्ट कुछ टाइम में पेश कर दी गई जिसमें यह बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंसी है उसे किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, यानी ये दोनों रिपोर्ट आ गई। उसके बाद 3 जज की बेंच बैठी और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। अगर ये पूरा का पूरा मामला देखा जाए तो उसमें एक चीज ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में कहीं तो प्रॉब्लम है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं तो प्रॉब्लम है, इस चीज को पता चलता है। तो जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है उसको लेकर के कुछ इश्यूज है। अब मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या है? मास्टर ऑफ द रोस्टर इट मींस कि अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे केस आते हैं कि भाई ये केस आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट है, उसका केस आया, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इशू आया, या कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आया, या कि फिर करप्शन का इशू आया, यानी इस प्रकार से अलग अलग केस आते हैं। अब उस केस आए तो अब उस केस की सुनवाई कौन करेगा, उस केस की सुनवाई कौन जज करेगा, कौन बेंच करेगी, और उस बेंच में कौन जज होगा, कितने जज होंगे और कौन कौन से जज होंगे, ये हो गया मास्टर ऑफ द रोस्टर। यानी यही डिसाइड करता है कि भाई कौन सा जज रहेगा। और हमारे देश में मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है? वो है
सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि भैया ये केस है, इसकी सुनवाई ये जज करेगा, ये केस की सुनवाई ये बेंच करेगा और इस बेंच में इतने लोग रहेंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा? सीजेआई डिसाइड करेगा। तो इसमें कभी कभार ऐसा हो सकता है, अगर कभी भी ऐसा आरोप लगा है कि सीजेआई ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज किया है, तो इसको लेकर के ये भी आरोप लगाया जा सकता है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ने ही कॉम्प्रोमाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तहत हम देखें तो जैसे हमारे देश में 30 यानी सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं और एक सीजेआई यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 31 जज है। तो अब जो 30 जज हैं उनमें से अगर मान लेते हैं 5-6 जज भी ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से प्रभावित है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सही ठहराते हैं या कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं। और ऐसा एज्यूम करा जा सकता है यानी माना जा सकता है कि सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी क्या है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको फेवर करता है। तो ऐसे में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का केस आता है तो जो सीजेआई जो है उसकी सुनवाई वो खुद करेगा या कि फिर वो किसको दे देगा, जो उसके फेवरेट है, जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब के जैसी आइडियोलॉजी है। तो इससे क्या होगा, इससे डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। और एक तरीके से क्योंकि डेमोक्रेसी के तो 3 पिलर होते हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। क्योंकि जुडिशरी जो रहेगी वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में रहेगी। देन किस पर, तो एक तरीके से हमारा जो फेथ है सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है। अब जैसे ये जो जस्टिस रंजन गोगोई का जो था केस था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो ये पूरा केस किस चीज का था? ये पूरा का पूरा केस था वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड, कि एक वुमेन को हरास किया गया है, उससे रिलेटेड छानबीन करनी थी। लेकिन ये केस क्या बना दिया गया? ये केस को बना दिया गया मैटर ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंसी का केस, कि भाई जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के ऊपर एक तरीके से प्रहार किया गया है, ये केस उसको बना दिया गया। अब चूंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है? सीजेआई है, और सीजेआई डिसाइड करेगा कि कौन सा केस है। तो यानी अपने खिलाफ भी जो केस दर्ज किया गया उसकी भी वो खुद ही सुनवाई कर रहे हैं, यानी खुद ही उस चीज की जांच कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। तो एक तरीके से मास्टर ऑफ द रोस्टर में कुछ तो प्रॉब्लम है, यानी सीजेआई में। इसी प्रकार का यानी जो जस्टिस रंजन गोगोई थे उनसे पहले एक और जो सीजेआई थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दीपक मिश्रा के खिलाफ भी कुछ इस प्रकार की बातें थी। जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उन्होंने दीपक मिश्रा के ऊपर, जो सीजेआई थे, उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक तरीके से फेवरिज्म का उन्होंने उठाया कि जो भी इश्यूज आते थे, जो भी केसेस आते थे, उसको हेड वही करते थे या कि फिर अपने जो फेवरेट जो जजेस रहते थे उनको वो केस दे देते थे। तो एक तरीके से फेवरिज्म का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था जस्टिस सीजेआई दीपक मिश्रा के। और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनमें से जस्टिस रंजन गोगोई भी थे, और जब वो सीजेआई बने तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का काम किया, यानी उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का फेवरिज्म का, यानी जब भी अपने खिलाफ भी केस दर्ज हुआ तो उन्होंने उसकी सुनवाई भी अपने ऊपर ही कर ली कि वही अब वो सुनवाई करेंगे। अब इसमें यह होता है कि कभी कभार की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कुछ गवर्नमेंट जो होती है वो प्रॉफिटेबल देती है कि भाई अगर आप जैसे अब आप रिटायर हो जाओगे तो रिटायर होने के बाद हम आपको गवर्नमेंट का ये पद दे देंगे, या कि आपको इस चीज का मेंबर बना देंगे, या कि आपको राज्यसभा की मेंबरशिप दे देंगे। तो इस प्रकार का कुछ प्रलोभन देते हैं। तो इससे क्या होता है, सीजेआई भी अपने जो टेन्योर में कुछ इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज जैसा काम कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, जैसे जब सीजेआई रंजन गोगोई जब रिटायर हुए तो उनके बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। तो एक तरीके से शक उनके ऊपर हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार की पूरी चीजें थी। अब इसके ऊपर जैसे अब पोस्ट रिटायरमेंट का क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर हो सकता है। हालांकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी पूरी प्रोसेस है, उसको सुधार किया जा सकता है। हालांकि कई बार मौके भी आए सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन उन्होंने इस मौके को नहीं बुलाया। जैसे एक केस आया था अशोक पांडे 2018 में, अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया था कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो कौन रहेंगे, वो सीजेआई ही रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेंगे कि भैया कौन सा केस किसको मिलना चाहिए। तो ये चीज आई थी ये जब अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस आया था। फिर इसके बाद दूसरा केस आया था जब शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी 2018 का ही केस था। और शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो पावर है वो सीजीआई के स्थान पर किसको दे देनी चाहिए, कोलेजियम सिस्टम को दे देनी चाहिए। कोलेजियम सिस्टम क्या है हमारे देश में, कोलेजियम सिस्टम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम में रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस व्यक्ति का नाम दिया जाएगा हाई कोर्ट में जज बनने के लिए या कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। तो ये कोलेजियम सिस्टम डिसाइड करता है और फिर वो नाम देते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। तो एक तरीके से पूरा का पूरा ये वाली प्रोसेस चलती है। तो इस प्लेयर में ये आया कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो पावर है वो सीजीआई के स्थान पर किसको दे देनी चाहिए, कोलेजियम को दे देना चाहिए। यानी कोलेजियम डिसाइड करे कि भाई किसको कौन सा केस दिया जाएगा। तो इस समय क्या होगा, इससे ये होगा कि जो सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट में, वो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा कन्वर्ट होगा कि भाई एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा केस किसको देना चाहिए, और अब उस पर्सन की जगह पे 4-5 और लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सा केस देना चाहिए। तो इससे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। हालांकि कोलेजियम सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज भी हुआ था। फिर गवर्नमेंट ने एनजेएसी को प्रपोज किया था, एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि बेसिक कंस्ट्रक्शन का वायलेशन करके इसे दरकिनार कर दिया था कि भाई ये बेसिक कंस्ट्रक्शन का वायलेशन करता है, और एनजेएसी को उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था उसे उन्होंने खारिज कर दिया और बोला ये बेसिक कंस्ट्रक्शन को वायलेट करता है, जो 100th यानी 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो कोलिजन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, बट चूंकि ये मास्टर ऑफ द रूलर की जो पावर है किसी एक पर्सन की जगह 4-5 पर्सन में डिवाइड की जा सकती है, लेकिन ये जो प्लेयर थी, ये जो सुनवाई थी, उसे कैंसिल कर दिया गया। शांति भूषण वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाले केस में बोला गया कि इस प्रकार की कोई भी वो नहीं रहेगी, यानी सीजेआई ही डिसाइड करेगा कि भाई किसके पास कौन सा केस जाना चाहिए। तो इस प्रकार का हुआ था, यानी ये 2 केस आए थे और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट की कंटिन्यूटी के बारे में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार रिफॉर्म्स आते रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहले कोलेजियम सिस्टम नहीं था, पहले एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते थे, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करते थे, एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते थे कि भाई कौन सा मेंबर, कौन सा पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, कौन सा सीजेआई होना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने बहुत सारे सीनियर मोस्ट जजेस को एक तरीके से कैंसिल करके, उन्होंने दरकिनार करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए.के. रे को उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया था। यानी जो ए.के. रे थे, जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया था। फिर इसी के रिस्पॉन्स में कोलेजियम सिस्टम आया कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट भर की मनमानी नहीं करेंगे, तो एक तरीके से फिर उसके बाद कोलेजियम सिस्टम आया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिफॉर्म्स आते रहते हैं, तो रिफॉर्म्स आने जरूरी है, तो इसको किया जा सकता है। हालांकि कुछ सॉल्यूशन भी दिया जा सकता है कि सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन है कि कूलिंग पीरियड को बढ़ाया जाए। कूलिंग पीरियड इट मीन्स कि कोई अगर जो जज है, कोई सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, अगर वो रिटायर होता है तो उस कूलिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाए कि भाई वो रिटायर हुआ, रिटायर होने के 2-3-4 साल बाद ही वो किसी गवर्नमेंट के पद को या कि किसी भी चीज का वो मेंबर बन सकता है, यानी कोई भी गवर्नमेंट के पद पर वो जा सकता है। तो इससे क्या होगा, वो अपने टेन्योर में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि उससे ये आशा नहीं रहेगी कि भाई गवर्नमेंट से उसे किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट मिलेगा।
तो वो निष्पक्ष होकर डिसीजन ले सकता है। तो एक तो ये सॉल्यूशन है, और दूसरा कोलेजियम सिस्टम सॉल्यूशन है। तो ये दो सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड डिस्कशन। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।